नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम सेल बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। और ये सभी क्लासेस आरआरबी जेई प्लस एएलपी के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। आरआरबी जेई प्लस एएलपी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट होंगी। और यहाँ पे हम दोस्तों आपको आरआरबी जेई प्लस एएलपी के लिए नॉन टेक कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमारे 2 सब्जेक्ट कंटिन्यू हैं, एक है दोस्तों फिजिक्स और एक है आपका बायोलॉजी। पहले हम साइंस करेंगे, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे सेल के अंदर मौजूद डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल और उनके फंक्शन क्या होते हैं। अभी तक हमने दोस्तों सेल का बेसिक पढ़ा है, तो चलिए देखते हैं सभी चीज़ों को डिटेल में। देखो दोस्तों, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें दोस्तों एक होता है न्यूक्लियस, जिसको हम सेंटर भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको ब्रेन भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो आप, एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी अपरेटस। इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल, क्योंकि सबसे पहला यही आएगा। सेल के अंदर सबसे पहला क्या आएगा दोस्तों? उसका आउटर कवरिंग, या यूं बोले दोस्तों सेल वॉल। तो ये दोस्तों रिजिड बट फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है ऑफ सेल की, विच प्रोवाइड्स शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दी सेल। अगर आपसे पूछे कि सेल को शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराता है, तो आपने बताना है सेल वॉल। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम आउटसाइड अटैक एंड इन्फेक्शन। देखो भाई, ये वॉल है और अंदर कुछ भी रखा है आपने, तो वॉल क्या करेगी दोस्तों? जो इनसाइड मटेरियल है इसको सेफ गार्ड करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी आउटर अटैक से। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे पाई जाती है, किस किस ऑर्गेनिज्म में ये आपको देखने को मिलेगी? तो ये मिलेगी दोस्तों प्लांट में, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी एंड सम आर्किया। तो इनमें दोस्तों सेल वॉल पाई जाती है। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे एनिमल नहीं है। एनिमल में दोस्तों सेल वॉल नहीं पाई जाती है, यह आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जानना जरूरी है नोट के बारे में, एनिमल एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में क्या आ जाएगा दोस्तों? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड ट्रिप्नोसोमा। ये सभी किसके पार्ट हैं? ये सभी हैं दोस्तों प्रोटोजोन्स के पार्ट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है प्रोटोजोन्स में क्या क्या आएंगे। ये सभी दोस्तों प्रोटोजोन्स में आएंगे। तो इनमें सेल वॉल नहीं होती है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेल वॉल किस मटेरियल की बनी होती है, किस केमिकल की बनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कि दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ध्यान रखना है, ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। यहाँ पे बात करेंगे फंगी सेल वॉल, ये बनी होती है दोस्तों काइटिन की। दूसरा है एल्गी सेल वॉल, ये बनी होती है दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड की। तो एल्गल सेल वॉल बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड्स की। देखो दोस्तों, इनको याद करने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। शॉर्टकट पे जाएंगे तो जल्दी भूल जाएंगे। अच्छे से एक बार अच्छे से याद कीजिए, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। प्लांट सेल वॉल दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। जो वायरसेस होते हैं दोस्तों, उनके पास भी सेल वॉल नहीं होती है। तो यहाँ पे सेल वॉल किस किस के पास नहीं होती है? एक दोस्तों आपका एनिमल,
प्रोटोजोन्स एंड वायरस। इनके पास दोस्तों सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद एक झिल्ली आएगी दोस्तों, कवरिंग आएगी, जिसको बोलेंगे हम सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछा है तो उसका मतलब भी दोस्तों सेल मेम्ब्रेन है। तो चलिए देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। अगर किसी में सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसके दोस्तों इनसाइड कवरिंग हो जाएगी, और अगर कहीं पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो ये आउटर कवरिंग हो जाएगी। सेपरेटिंग द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब ये आपकी सेल है और ये जो मैं दिखाया हूं दोस्तों ये ही इसकी कवरिंग है। तो ये क्या करता है, ये इनसाइड जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, ऑर्गेनेल है, जो भी कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है दोस्तों, उसको आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना होता है। ये थिन होता है दोस्तों, फ्लेक्सिबल होता है एंड सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल का क्या मतलब होता है, या इसको बोल सकते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि ये दोस्तों जो भी मटेरियल है, भाई देखो पूरा शरीर है, अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ये पूरा शरीर है, लेट्स सपोज ये बॉडी है पूरी, और इसके अंदर दोस्तों छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स हैं। अब यहां से कोई मटेरियल इस सेल के पास जाना है तो, या फिर यहां से इस सेल के पास जाना है तो दोस्तों यहाँ पे एक्सचेंज होता है, चीजों का यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये एक्सचेंज कैसे होता है ये तो आपको बाद में पता चलेगा। तो ये एक्सचेंज किसके थ्रू से होता है, ये एक्सचेंज होता है दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू से। तो ध्यान रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल नेचर की होती है, मतलब कि हर चीज को ये अपने अंदर से नहीं गुजारने देती है, ये सिर्फ उसी चीज को जाने देती है जो कि सेल के लिए अच्छा होता है, सेल के लिए दोस्तों गुड होता है, और जो सेल के लिए हार्मफुल है उसको दोस्तों ये रोक देता है। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम सेलेक्टिवली परमेबल नेचर। थोड़ा सर्दी ज़्यादा है आज। फिर हम बात करेंगे दोस्तों फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके, इट प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर कंपोनेंट्स ऑफ सेल बाय सेलेक्टिवली अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, जैसे कि दोस्तों आयंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये सभी चीज़ों को ये अंदर बाहर आने जाने देता है, बट उन्हीं चीज़ों को जो कि गुड फॉर हेल्थ होती है। द फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय सेलेक्टिवली परमेबल नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्तों द फ्लेक्सिबल नेचर, इसका भी एक फंक्शन होता है, सभी चीज़ों का एक फंक्शन होता है। फ्लेक्सिबल नेचर का क्या फंक्शन है, मतलब ये फ्लेक्सिबल है तो इससे किसको क्या बेनिफिट है सेल को। नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन allows the cell to engulf food and other substances from surrounding environment, and this process of intake is known as इंडोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडोसाइटोसिस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंडोसाइटोसिस क्या होता है और ये किस में आपको देखने को मिलेगा। तो अमीबा में दोस्तों इंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। क्या होता है, देखो जो कवरिंग होती है वो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, तो बाहर के फूड को ये अपने अंदर ले लेती है, ठीक है। इसी कवरिंग की हेल्प से, मतलब ये फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, देखो रिजिड नेचर की होती तो बाहर की कोई भी चीज़ अंदर नहीं आती, अब ये बाहर की फूड को अंदर ले लेता है। तो ऐसे ही दोस्तों अमीबा भी क्या करता है, अमीबा इनटेक करता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। चलिए एक बार देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखो ये है आपका अमीबा, और अमीबा में ये है दोस्तों न्यूक्लियस। आप कमेंट में बताएंगे अमीबा यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है, मैं आपको बता चुका हूं
यहाँ पे दोस्तों एक फूड पार्टिकल है, अब इसको इनगल्फ करना है, इनटेक करना है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये जो इसके दो स्ट्रक्चर से हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया ध्यान रखना है, सूडोपोडिया कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसका स्ट्रक्चर है, तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। तो ये इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है और फिर ये इस कवरिंग के थ्रू से दोस्तों अंदर चला जाता है और इस टाइप से ये इंटैक्ट कर लेते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल दिखाया मैंने, अमीबा का एग्जाम्पल दिखाया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आपको काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो न्यूक्लियस समझना दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट मैं आज आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में सभी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं न्यूक्लियस, जो कि सेल का सेंटर भी होता है और इसको हम ब्रेन भी बोलते हैं। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो देखो दोस्तों, न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ सेल। तो यहाँ से हम एक चीज पकड़ेंगे ब्रेन, तो हम रिलेट करेंगे दोस्तों इसकी डिस्कवरी से। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो यहाँ पे ब्राउन आ रहा है और यहाँ पे ब्रेन, तो ब्रेन को किसने डिस्कवर किया, ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए अब बात करते हैं, इट एक्ट्स एज ए मेजर कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। देखो आपका ब्रेन है, पूरा कोऑर्डिनेशन दोस्तों ब्रेन ही करता है, सब चीज कंट्रोल, किसी एंजाइम्स को या किसी हार्मोन को दोस्तों रिलीज कराना, ये सभी चीज कौन करता है, ये सभी चीज आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसा ही काम दोस्तों सेम सेल में न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है, तो कोई दोस्तों न्यूक्लियस एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक कंपैक्टेड है और ये एक फंडामेंटल है, नहीं दोस्तों, ये सभी इसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। न्यूक्लियस के अंदर भी पार्ट होते हैं, तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या कौन कौन से पार्ट होंगे। यहाँ पे देखो ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर दोस्तों न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे जो भी सब्सटेंसेस हैं, मतलब कि जो भी लिक्विड पदार्थ है या लिक्विड सब्सटेंस है उसको क्या बोलेंगे, और इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको क्या बोलेंगे। तो ये जो लिक्विड पार्ट है दोस्तों इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रख देना है दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, पूरी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और अगर दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। और इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर दोस्तों डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये प्रोटोप्लाज्म मैं आपको बता चुका हूँ, आगे आएगा तो समझ जाना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि सेल की मेम्ब्रेन होती है वैसे ही दोस्तों न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय दिस मेम्ब्रेन। तो मैंने अभी बताया आपको, जो न्यूक्लियस होता है उसको साइटोप्लाज्म से कौन अलग करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग करता है। इट इज ए डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंगल स्ट्रक्चर होता है या फिर डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो आपने बताना है इसमें दोस्तों डबल लेयर पाई जाती है, ठीक है। इस टाइप से एक लेयर ये होगी और एक लेयर ये होगी। अब इनके बीच में क्या फिल होता है लेयर्स के बीच में वो जानना जरूरी नहीं है, और ये बनी होती है प्रोटीन एंड फैट की। इट कंटेन पोर्स। अब देखो पोर्स होते हैं इनके अंदर, क्योंकि पोर्स के थ्रू से ही चीजें अंदर बाहर जाएंगी, ठीक है।
तो इट कंटेन पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर द मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ये दोस्तों पोर्स के हेल्प से ही या पोर्स के थ्रू से ही ट्रांसफर होता है मटेरियल का, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है। तो दोस्तों ये भी एक सेल का ऑर्गेनेल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड थ्रू द आउटर लेयर ऑफ दिस मेम्ब्रेन। देखो ये है न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस का दोस्तों क्या है, कवरिंग है। ये इनर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है, या फिर इनर लेयर आउटर लेयर। और यहाँ पे दोस्तों एक इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर मैं पूरा तरह अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, ये एक स्ट्रक्चर लगा होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं। यहाँ पे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, क्योंकि राइबोसोम यहीं पे लगे होते हैं। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम मौजूद होते हैं दोस्तों, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। और यहाँ पे ये कहाँ पे टच होता है, ये होता है दोस्तों आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान देना है आपने। चलिए अब बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है दोस्तों। ठीक है, दिस टर्म न्यूक्लियोप्लाज्म वाज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। तो ध्यान देना है, इसको किसने दिया था, स्ट्रासबर्गर ने। इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम दोस्तों टोटली क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, इज प्रेजेंट, जो कि एसिडिक नेचर का होता है, और ऑल्सो नोन एज कार्योप्लाज्म और न्यूक्लियर शेप। ध्यान देना है, इसको हम कार्योप्लाज्म भी बोल सकते हैं या फिर न्यूक्लियर शेप भी बोल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। अभी देखो ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है, अभी वेट कीजिए 1 मिनट का। जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे तो तभी आएगा आपका न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन क्या होते हैं, सभी चीजें आगे चल के समझाऊंगा। और दोस्तों ये बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ अबेंडेंट प्रोटीन, फॉस्फोरस एंड न्यूक्लियर एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन, फॉस्फोरस एंड न्यूक्लियर एसिड। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों न्यूक्लियर एसिड, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? एन एरिया इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट इज मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन एंड इज वेयर राइबोसोम आर मेड। देखो न्यूक्लियोलस वो पार्ट होता है किसका दोस्तों, न्यूक्लियस का, जिसमें जो बना होता है RNA से एंड प्रोटीन से, RNA से एंड प्रोटीन से। और यहाँ पे दोस्तों राइबोसोम भी बनते हैं, यहाँ पे राइबोसोम भी बनते हैं, ध्यान देना है आपने। अब चलिए बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक सब्सटेंस ऑफ विस्कस नेचर फिल्ड इन द सेल, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं दोस्तों हम प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, एंड प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है दोस्तों ये किसने दी थी, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। ये दी थी दोस्तों पुरकिंजे ने। किसने दी थी, पुरकिंजे ने दी थी दोस्तों, कि प्रोटोप्लाज्म एक टर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? ठीक है दोस्तों, तो न्यूक्लियोटाइड का ये डायग्राम है, इसको समझने से पहले इसकी थ्योरी पे चलते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक होता है शुगर, एक होता है शुगर जो होती है दोस्तों राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, देखो अगर राइबोज में से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाएगी, डीऑक्सी राइबोज बन जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों
नाइट्रोजन का बेस ऐड होता है, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन, एंड प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होता है दोस्तों। ठीक है, राइबोज कहाँ पे होगी? राइबोज होगी दोस्तों आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज होगी दोस्तों डीएनए में। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होंगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियोटाइड। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो फंक्शन क्या होगा न्यूक्लियोटाइड का? ये फॉर्म करता है दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं और पूरा बनाते हैं दोस्तों न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये एटीपी बनाते हैं दोस्तों, और विटामिन B3 का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रखना है, न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है दोस्तों? ये न्यूक्लियोटाइड है। शुगर कौन सी होगी? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, प्लस नाइट्रोजन बेस जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन, एंड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो, राइबोज कहाँ पे होगी? आरएनए में होगी, और डीऑक्सीराइबोज कहाँ पे होगी? डीएनए में होगी। ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे आपका एक सवाल होगा कि ये सब चीज़ तो मिलके बनाती है डीएनए, तो डीएनए बाद में बनता है दोस्तों, पहले न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनता है, और उसी में दोस्तों प्रेजेंट होता है डीएनए। तो डीएनए पे भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने जो दिखाया आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ये देखो दोस्तों, ये है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और उसके साथ ये अटैच हुई है दोस्तों शुगर, और ये है दोस्तों नाइट्रोजन बेसिस। तो इसमें एक ही दिखाया है एडेनिन, तो एक ही होगा दोस्तों, जो भी हैं उनमें से एक ही होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया एडेनिन, ग्वानिन भी हो सकता है, थाइमिन भी होता है, साइटोसिन भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे मैंने एक ही दिखाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा। तो देखो, जैसे कि डीएनए में होता है, डीएनए में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस में क्या क्या बॉन्ड होता है, आरएनए में बताऊंगा। तो बट यहाँ पे मैंने एक ही दिखा रखा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों सिर्फ एक ही होगा, और भी होंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों न्यूक्लियोसाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड है शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, प्लस जो आपका दोस्तों नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। अगर दोस्तों हम इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें, इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें, तो रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलेंगे? रिमेनिंग पार्ट को बोलेंगे दोस्तों न्यूक्लियोसाइड। पूछे आपसे न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड दोस्तों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। किसका बना होता है? ये बना होता है नाइट्रोजन बेस का, और पेक्टो शुगर, जो शुगर है उसको हम पेक्टो शुगर बोलते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों डीएनए एंड आरएनए का कॉम्बिनेशन। दीज आर दी जेनेटिक मटेरियल लाइक इन एनिमल डीएनए एंड इन वायरस आरएनए। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डीएनए क्या है, या फिर जेनेटिक मटेरियल क्या है दोस्तों? जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। डीएनए में ही दोस्तों, डीएनए में ही इंफॉर्मेशन जाती है आपकी, क्या चीज़ें बननी है, क्या चीज़ें नष्ट होनी है, ये सभी चीज़ें किस में होती हैं? डीएनए में होती है। तो जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपको डीएनए में मिलेगी, क्योंकि ये क्या है दोस्तों? ये है एक जेनेटिक मटेरियल। और वैसे ही दोस्तों आरएनए को भी हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, बिकॉज ये वायरस में डीएनए का काम करता है। ध्यान देना है आपने। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके बनता है दोस्तों डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके बनता है डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अब इसको दोस्तों न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने। ध्यान रखना है, फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को। और रिचर्ड अल्टमैन ने दोस्तों डिस्कवर किया था नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे फिर आता है दोस्तों कोशल। कोशल डिस्क्राइब द 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि दोस्तों एडेनिन, साइटोसिन,
ग्वानिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, ध्यान देना है। कौशल ने बताया था कि 5 ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, ये मैं आपको 12th लेवल नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, एनसीईआरटी में दिया है और ये 10th का ही सिलेबस है। अब अगर इससे क्वेश्चन पूछ ले और आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो आपकी गलती है, ना कि एग्जामिनर की, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि 10th तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाएगा। और ये दोस्तों आरआरबी, जेई या फिर एएलपी का एग्ज़ाम है, तो इसमें साइंस अलग से पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, डीप पढ़ना है, बिकॉज साइंस का पोर्शन अलग से पूछा जा रहा है, तो बहुत ही अच्छे से पूछा जाएगा। तो अभी तक हमने क्या जाना दोस्तों, न्यूक्लियस में अभी तक हमने जाना दोस्तों कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है दोस्तों, एंड न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो ये सभी चीज़ें जानी और इन्हीं से मिलके बनता है दोस्तों क्या, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जिसमें डीएनए और आरएनए होते हैं दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, ये हैं जेनेटिक मटेरियल, जिसमें दोस्तों जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, स्टोर्ड होती है, और उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जीन। तो ध्यान देना है, जीन को आगे पढ़ेंगे हम चल के। चलिए डीएनए की बात करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ पे देखो, यह स्ट्रक्चर किसका, डीएनए का। अब इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हाँ ये देखते हैं, देखो ये है थाइमिन, जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये थाइमिन है। और ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है दोस्तों साइटोसिन। और आप येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है एडेनिन। और ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये है ग्वानिन। तो 4 होते हैं किसमें, डीएनए में, और 4 ही होते हैं दोस्तों आरएनए में। तो यहाँ पे एक का अंतर होता है। देखो यहाँ पे थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो कैसे होगी, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पेक्टो शुगर होती है, एक में होगी राइबोज, एक में होगी दोस्तों डी ऑक्सी राइबोज। मैंने आपको बताया आरएनए में राइबोज होता है और डीएनए में दोस्तों डी ऑक्सी राइबोज होता है। अब ये सभी चीज़ें किस में प्रेजेंट है दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है, तो इसलिए इनको बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब चलिए बात करते हैं हम, डीएनए इज ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग and transmitting the hereditary material or the genetic instruction from parents to offspring। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है डीएनए में, और जो कि ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से उनके बच्चों में। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स में। इट कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड रन पैरेलल इन अपोजिट। देखो एक न्यूक्लियोटाइड तो ये हुआ दोस्तों, एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ। ठीक है, तो इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। फिर हम बात करेंगे क्रिक एंड वॉटसन गिव्स द डबल हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की डबल हेलिकल फॉर्म किसने दी थी, कि ये डबल हेलिक्स होता है। ये किसने बताया था दोस्तों, ये बताया था क्रिक और वॉटसन ने। ऐसा मत समझ लेना कि इसने बनाया था, नहीं, इन्होंने सबसे पहले देखा था। फिर हम बात करेंगे इनमें दोस्तों जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों ग्वानिन और साइटोसिन इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, इनमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चलिए आगे चलते हैं। यह है दोस्तों
डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ये नाइट्रोजन बेसिस है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड एडेनिन। और यह दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है शुगर लैक्टोज जो कि बैकबोन पे होती है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं दोस्तों हम न्यूक्लियोटाइड। अब चलिए बात करते हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज ए राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। देखो ये प्रोटीन बनने में हेल्प करता है, ये प्रोटीन को बनाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, एमआरएनए, टीआरएनए और एक और होता है आई थिंक, चलो आगे देखते हैं इसमें लिखा होगा, तो एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए क्या करता है? देखो एमआरएनए न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रेजेंट है आरएनए। तो दोस्तों न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन है। अब आपकी बॉडी को क्या चाहिए ये किसको पता होगा? ब्रेन को पता होगा। तो लेट सपोज आपकी बॉडी को चाहिए ए प्रोटीन, तो इसका फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? तो यही इंफॉर्मेशन कॉपी होगी एमआरएनए में, यही इंफॉर्मेशन दोस्तों कॉपी होगी। इसको कॉपी कौन करेगा? डीएनए। इसको कॉपी कौन करेगा दोस्तों? डीएनए। डीएनए इसको बनाएगा दोस्तों, एमआरएनए को बनाएगा, क्योंकि डीएनए में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो ये कॉपी होके एमआरएनए में चला जाएगा। एमआरएनए में जाने के बाद ये दोस्तों ये जाएगा मैसेज लेके, किसके पास? ये जाएगा दोस्तों टीआरएनए के पास या फिर आरआरएनए के पास। देखो ऐसे होगा, एक फैक्ट्री होगी, एक फैक्ट्री होगी, यहाँ पे है दोस्तों एमआरएनए, ये मैसेज लेके आया यहाँ पे कि भैया आपने ए प्रोटीन बनाना है, इसका काम खत्म। अब काम किसका बचा है दोस्तों? टीआरएनए का और आरआरएनए का। यह है दोस्तों आरआरएनए, आरआरएनए जिसको दोस्तों बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये पूरा जो गोला दिखाया मैंने ये है आरआरएनए। अब इसके साथ में मिलके काम कर रहा है टीआरएनए, ठीक है। तो टीआरएनए क्या करेगा दोस्तों? टीआरएनए बाहर से मटेरियल लाएगा, बाहर से मटेरियल लाएगा, ठीक है, जिनको बोलते हैं अमीनो एसिड। तो जो प्रोटीन को बनाने का मटेरियल होता है वो क्या होता है दोस्तों? अमीनो एसिड, जो कि कौन लाएगा? ये लाएगा दोस्तों टीआरएनए। किसके पास लाएगा? आरआरएनए के पास लाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इसको फिर रिजेंबल किया जाएगा, और रिजेंबल करके आरआरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, और जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री बोली जाती है, क्योंकि प्रोटीन किस में बनेगा? फाइनली इसी में बनेगा। तो एमआरएनए कहाँ से दोस्तों इंफॉर्मेशन लाया? डीएनए के पास से, और वो यहाँ पे आके दी कि ये वाला प्रोटीन बनाना है, और उसके लिए मटेरियल कौन लाएगा? उसके लिए मटेरियल लाएगा दोस्तों टीआरएनए, और बाद में इनको रिजेंबल कौन करेगा? आरआरएनए, और तब जाके दोस्तों प्रोटीन पूरी तरह से बनता है, ठीक है। और ये जो आरआरएनए होते हैं ये कहाँ पे अटैच होते हैं? ये होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफ सरफेस पर, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये सभी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दिस न्यूक्लिक एसिड इज, न्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए का ही बना होता है, तो आप बोल सकते हैं ये न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों? राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। इट इज यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आपको बताया कि ये डीएनए मॉलिक्यूल से ही मिलके बनता है, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल से ही कॉपी होती है इंफॉर्मेशन, और किसके पास जाती है दोस्तों? ये जाती है आरएनए के पास, जिसको बोलते हैं एमआरएनए, एमआरएनए, ठीक है। आरएनए रिजेंबल द सेम एज दैट ऑफ डीएनए, मतलब आरएनए भी दोस्तों डीएनए की तरह ही बना होता है। फर्क क्या होता है? फर्क होता है दोस्तों द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट
इट हैज़ ए सिंगल स्ट्रैंड अनलाइक द डीएनए विच हैज़ 2 स्ट्रैंड्स। तो इसमें आपका एक ही स्ट्रैंड होता है आरएनए में, और जबकि डीएनए में दोस्तों डबल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें एक बेसिक सा डिफरेंस है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे देखो, एडेनिन के साथ दोस्तों यूरेसिल है, जबकि डीएनए में एडेनिन के साथ था थाइमिन। तो ध्यान रखना है, थाइमिन को कौन रिप्लेस करता है? यूरेसिल रिप्लेस करता है दोस्तों, यूरेसिल रिप्लेस करता है। तो ध्यान देना है आपने, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीएनए में क्या होता है एडेनिन के साथ, और आरएनए में एडेनिन के साथ क्या होता है। तो डीएनए में तो दोस्तों एडेनिन और थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन और यूरेसिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों टाइप के मैं आपको बताने वाला हूँ। आरएनए, आरएनए, तो ये हो जाएगा दोस्तों mRNA, rRNA एंड tRNA। ठीक है, जिसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, जो कि अमीनो एसिड को कैरी करता है। ठीक है, और इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को लाता है क्योंकि इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। और ये दोस्तों राइबोसोमल आरएनए, ये है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। इसलिए दोस्तों हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, बिकॉज ये है आपका राइबोसोमल आरएनए। और यह है दोस्तों tRNA, जो कैरी करता है अमीनो एसिड, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिजेंबल होता है। चलिए बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों डीएनए से mRNA का बनना, क्योंकि डीएनए में क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेशन है, और यही इंफॉर्मेशन किस में कॉपी होती है? आरएनए में, जिसको बोलते हैं mRNA। और उसके बाद दोस्तों ट्रांसलेशन होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन का क्या मतलब है? इस mRNA से किसका बनना है दोस्तों? अमीनो, मतलब ये तो है अमीनो एसिड का सीक्वेंस, तो प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का बनना दोस्तों, प्रोटीन्स का बनना। देखो ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों डीएनए से आरएनए बनना, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है दोस्तों आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो ध्यान देना है, अगर ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाए तो डीएनए से आरएनए हो जाएगा, और अगर ट्रांसलेशन पूछा जाए तो आरएनए से प्रोटीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, इट इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इन ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू ए न्यू मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए, जिसको mRNA बोलते हैं। और यही है दोस्तों आपका ट्रांसक्रिप्शन। चलिए बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस विच राइबोसोम्स इन ए साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए इन द सेल न्यूक्लियस। मतलब जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगा, वैसे ही दोस्तों राइबोसोम से क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कंडेंस फॉर्म होती है दोस्तों डीएनए की ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखो ध्यान से पढ़ना है, मैंने आपको डीएनए के बारे में अच्छे से सभी चीज़ें बताई, जितनी ज़रूरी थी उतनी बताई दोस्तों एग्जाम के लिए। तो ये है डीएनए। अभी देखो, अभी सेल डिवाइड नहीं किए, अभी सेल डिवाइड नहीं किए, अभी शांत है सेल, बस ये सेल है, और इसमें दोस्तों ये है इस टाइप से स्ट्रक्चर, जिसको बोल रहे हैं डीएनए। बट जब सेल डिवाइड करती है, जब सेल डिवाइड करती है दोस्तों, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये दोस्तों कंडेंस हो जाता है, ये कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होके दोस्तों ये बनाता है क्रोमोसोम।
और क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे आपको, क्रोमोसोम कुछ इस टाइप के दिखेंगे आपको, ठीक है। ये है दोस्तों क्रोमेटिड, ये है सिंगल सिंगल जो मैं बोल रहा हूँ सिंगल, ये है दोस्तों क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, जिनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और ये पूरा क्या है, ये पूरा है दोस्तों क्रोमोसोम। बट ध्यान देना है, जब सेल डिवाइड करती है, सेल डिवीजन के दौरान ही आपको क्रोमोसोम देखने को नजर आते हैं, और वो भी लास्ट स्टेज में, वो भी दोस्तों लास्ट स्टेज में, ठीक है। जब मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखो, ये है आपके, ये पूरा पेयर है दोस्तों क्रोमोसोम, और अगर सिंगल सिंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे क्रोमेटिड। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्रोमेटिड। अब बात करें क्रोमेटिन की, तो ये है एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, क्या एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, क्या एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, तो चलिए एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखो, ये है दोस्तों आपका डीएनए, ये है डीएनए, ठीक है। डीएनए किससे बाइंड है दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन, ये है आपके हिस्टोन प्रोटीन। अब यही फॉर्म जाके, अभी देखो सेल डिवीजन चल रहा है, ऐसे चल रहा है सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा दोस्तों, यही बिखर जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। और इसके बीच में जो आप ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए फिर से दोस्तों कंडेंस करेगा, ये डीएनए फिर से कंडेंस करेगा। अब देखो ये थोड़ा लंबा है, अब थोड़ा धीरे धीरे कंडेंस होना चालू होगा, और कंडेंस होके ये क्या बना देगा दोस्तों, ये बना देगा ये दो सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ये आपस में मिलके बनाते हैं दोस्तों क्रोमोसोम, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए का ही बना होता है, बट डीएनए की कंडेंस फॉर्म होती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने क्या बात की थी, अभी क्रोमेटिन की बात की थी दोस्तों। तो क्रोमोसोम का एक्सटेंडेड पोर्शन, मतलब क्रोमोसोम बनने से पहले का जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। और क्रोमेटिन मैं आपको बता चुका हूं। न्यूक्लियोसोम क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियोसोम होता है जब 8 हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को बाइंड करते हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये है स्ट्रक्चर, ये है दोस्तों न्यूक्लियोसोम। जब 8 हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को बाइंड करते हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और यह है दोस्तों क्रोमेटिन। देखो मैंने आपको बताया था ये कंडेंस फॉर्म है, और जब ये यहाँ पे जाएंगे, मतलब अगर मैं पीछे की तरफ चलूँ, बैक तरफ चलूँ दोस्तों, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ध्यान देना है, ये जो है ये है दोस्तों एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, जिसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में भी जाना दोस्तों, और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, ये सभी चीज़ें हम आज अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी डाउट है आपके पास तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9568738917। देखो दोस्तों, बायोलॉजी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम 12th तक क्या पढ़ते हैं, 12th तक पढ़ते हैं दोस्तों पीसीएम, और उसके बाद फिर से दोस्तों हमारे सभी कोर वाले सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए बायोलॉजी के टच में नहीं होते हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है बायोलॉजी को पढ़ना, और थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसको समझना, बट मैं बिट वाइज सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, और डायग्राम भी दिखाऊँगा, जिसकी हेल्प से आप सभी चीज़ें समझ सकें। और इतना हो जाएगा दोस्तों कि आपका आरआरबी जेई प्लस एएलपी में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। इस चीज़ की मैं दोस्तों आपको फुल प्रूफ गारंटी दे रहा हूँ 100%।
तो ये मेरा नंबर है, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।